कैसे हैं आप सब। आई होप कि सभी आप लोग लॉकडाउन का पूरा भरपूर आनंद उठा रहे होंगे लेक्चर्स के साथ में। तो इन द लास्ट लेक्चर वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट द थियोरेटिकल पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। सो आज टुडे हम जो बात करेंगे वो करेंगे हम फंक्शंस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के जो फंक्शंस है उसके बारे में, साथ ही साथ उसके डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में कि वो डायग्रामेटिकली अपने को दिखाई कैसे देता है। मतलब कि उसको अगर अपन काट करके देखेंगे, अगर उसको अपन टीएस लेंगे, एलएस और टीएस, मतलब आज हम इसकी बात करेंगे एलएस लेंगे जब उसका, तो अपने को कैसा दिखाई देता है माइटोकॉन्ड्रिया अंदर से कट करने पर। क्रिस्टी कहां पर है, F1 पार्टिकल्स कहां पर है, FGO पार्टिकल्स कहां पर है, साथ ही साथ उसके आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन क्या है, कहां पर प्रेजेंट है, मैट्रिक्स क्या होता है, इन सभी के बारे में आज अपन पढ़ेंगे। और साथ ही साथ आज हम एक छोटा सा टॉपिक है जो वैक्यूल्स है प्लांट के अंदर। अपन ने बताया था कि वो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो प्लांट का होती है उसको घेरे रखती है, उस टॉपिक के बारे में भी अपन बातें करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। So this is the structure of mitochondria. So we have been talking about the structure of mitochondria. अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया को लें, सपोज दैट दिस इज माइटोकॉन्ड्रिया। अगर इस माइटोकॉन्ड्रिया को अगर मैं इसका इस तरह से क्या एलएस, देखिए इसका अगर किसी चीज को अपन यूं काटते हैं तो वो उसका लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन होता है, और अगर किसी चीज को यूं काटते हैं तो वो उसका कैसा सेक्शन होता है, वो उसका ट्रांसवर्स सेक्शन होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को सपोज दैट अपन ने इस तरह से काट दिया, ठीक है, बीच में से अगर उसको अपन ने काटा तो काटने के बाद में उसका जो ओवरव्यू है वो अपने को इस तरह से दिखाई देगा। अब इसके अंदर देखिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन देखें तो बाहर वाली मेम्ब्रेन कौन सी मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन है, अंदर वाली मेम्ब्रेन इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन की अगर अपन क्या बात करें, अगर इसकी थिकनेस की बात करें तो कितनी होती है ये 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, कितनी होती है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, और इनर मेम्ब्रेन की भी कितनी होती है 60 to 75 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो स्पेस है इसको कहलाता है पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। क्या कहलाता है, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। अब ऑब्वियस सी बात है पेरी का मतलब होता है कि उसकी जो लेयर है, उसके जो लेयर बना रही है ना उसको बोलते हैं अपन पेरी। आउटर जो लेयर है मतलब बाहर की जो सीमा बाउंड्री बनती है वो वर्ड पेरी को डिनोट करता है। तो यहाँ पर देखिए पेरी का मतलब हो गया माइटोकॉन्ड्रिया, पेरी का मतलब बाहर का स्पेस। तो इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के ये जो है ना ये वाला, ये इसको बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, और इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस के अंदर ये फ्लूइड भरा हुआ है, इसको अपन बोलेंगे पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड। क्या बोलेंगे, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल फ्लूइड, ठीक है, क्लियर। अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन है वो अंदर फोल्ड हो करके क्या बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेनिक फोल्ड्स बनाती है, जिनको अपन क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रिस्टी बोलते हैं। अगर इस क्रिस्टी की मैं बात करूं तो इस क्रिस्टी के ऊपर क्या लगे रहते हैं, F1 पार्टिकल से लगे रहते हैं। ये जो क्रिस्टी है इसके ऊपर ये जो लगे हुए हैं रेड कलर के, ये सारे ये क्या है आपके F1 पार्टिकल। और F1 पार्टिकल की स्ट्रक्चर कर अपन ने देख ली थी कि F1 पार्टिकल पूरा का पूरा यूनिट के अंदर होता है, और वो प्लाज्मा जो ये मेम्ब्रेन है, माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन से किससे जुड़ा हुआ रहता है, F0 पार्टिकल की सहायता से क्या रहता है, अटैच रहता है। ये अपन ने कल आप लोगों को यहाँ पर बता दिया था, ठीक है। दूसरा अपन ने बताया था कि इस पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस की अगर अपन बात करें तो इसकी क्या है जो रहेगी, वो थिकनेस कितनी होती है 180 to 100 एंगस्ट्रॉम के इक्वल रहती है। दूसरा हमने ये भी बताया था कि बैक्टीरिया से सिमिलरिटी क्या है, बैक्टीरिया से सिमिलरिटी यही है कि इसके अंदर सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, ठीक है ना, सर्कुलर डीएनए इसके अंदर। दूसरा इसके अंदर 70S राइबोसोम क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो अगर इसमें, और दूसरा अपन ने बताया था कि इसकी इनर मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पूरा का पूरा पार्ट है उसको अपन क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स बोलते हैं। तो ये सारी चीजें कल अपन ने थ्योरेटिकली देख ली थी। तो ये सारी चीजें अपन ने यहाँ पर एक डायग्रामेटिक व्यू के अंदर रिप्रेजेंट आपको यहाँ पर की है। तो ये सारा किसके बारे में हो गया, अपना माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अब बात करते हैं फंक्शंस के बारे में कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन क्या होते हैं। So this is the function of the mitochondria. As the first function is as the powerhouse of the cell, क्योंकि एनर्जी जनरेट करता है तो पावर हाउस ऑफ द सेल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है द फॉर्मेशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल ऑफ स्पर्म। देखिए स्पर्म की अगर अपन स्ट्रक्चर की बात करें तो स्पर्म की स्ट्रक्चर को आप समझिए इस तरह से, आपको एक स्पर्म की स्ट्रक्चर नजर आती है, ठीक है। तो ये मैंने एक ओवरव्यू बताया है कि स्पर्म की स्ट्रक्चर आपको इस तरह से नजर आती है, और इस स्पर्म की स्ट्रक्चर के अंदर आपने नोटिस किया हो तो यहाँ पर इस तरह से एक टेल होती है, ठीक है। ये टेल किसकी बनी हुई होती है, ये माइटोकॉन्ड्रिया की बनी हुई होती है, क्योंकि ये स्पाइरल फॉर्म के अंदर है और माइटोकॉन्ड्रिया से बनी होती है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल। काम
एनर्जी देने का, स्पर्म को एनर्जी प्रोवाइड करवाने का काम कौन करती है? माइटोकॉन्ड्रियल स्पाइरल करती है। नेक्स्ट, एज जेनेटिक फंक्शंस, जो भी जेनेटिक फंक्शंस होते हैं उसके अंदर भी पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट, इन एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब ऐसा रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ठीक है, तो वो भी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा ही क्या होते हैं? पॉसिबल होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होते हैं। फैट के मेटाबॉलिज्म के अंदर यॉक ग्रेन्यूल्स बनाने के लिए, यॉक जो अंडे के अंदर पाया जाता है, एग के अंदर पाया जाता है, उसके अंदर छोटी जो ग्रेन्यूल्स बनती हैं वो किससे बनती हैं? किससे? माइटोकॉन्ड्रिया से बनती हैं। इन द ऑक्सीडेशन ऑफ शुगर, और जैसे शुगर के ऑक्सीडेशन के अंदर क्या होता है कि शुगर का ऑक्सीडेशन होगा तो उसके अंदर एनर्जी जनरेट होगी, एनर्जी जनरेट होगी तो वो किसके अंदर होगी? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, क्रेब्स साइकिल और ग्लाइकोलाइसिस, इनसे मिलकर के ही एटीपी का फॉर्मेशन होता है। कितना होता है? एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और कितना होता है? 38 एटीपी और या 36 एटीपी, ये अलग अलग बनते हैं। इसकी जब क्रेब्स साइकिल आप लोगों को पढ़ाएंगे तब बताएंगे 36 कैसे और 38 एटीपी कैसे फॉर्मिंग होते हैं, फॉर्मेशन होता है उनका, लेकिन 36 और 38 एटीपी ये बनते हैं। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर अपन माने तो एनसीईआरटी ये कहती है कि फॉर्मेशन, जो टोटल फॉर्मेशन होता है इनसे, वो होता है 36 एटीपी का इनका फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, इन द फॉर्मेशन ऑफ एमिनो एसिड, एमिनो एसिड जो कि प्रोटीन की स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है उसका फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया से होता है। इन द स्टोरेज ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम को स्टोरेज करने के लिए, उसका स्टोर करने के लिए इसका यूज होता है। इन हिस्टोजेनेसिस, हिस्टोजेनेसिस का मतलब हो गया कि टिश्यू का फॉर्मेशन, हिस्टोलॉजी है ना, स्टडी ऑफ टिश्यू, तो हिस्टोजेनेसिस का मतलब हो गया, जेनेसिस का मतलब होता है बनना, टू मेक, है ना, और इसका मतलब हो गया टिश्यू, तो टिश्यू का बनना, टिश्यू का बनना क्या करता है? हिस्टोजेनेसिस से कहलाता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हेल्प करता है। इन सभी के अलावा अपने पास में एक फैक्टर और होता है जिसको अपन बोलते हैं कपलिंग फैक्टर पार्टिकल। देखिए, कपलिंग फैक्टर पार्टिकल का मतलब हो गया कपलिंग इज मेड अप फ्रॉम कपल। कपल आप लोग अच्छी तरह से समझते हैं कि जो कोई चीज जोड़े में होती है उसको अपन कपल बोलते हैं। और देखिए कि कपलिंग फैक्टर पार्टिकल किसे कहते हैं? The process in which oxidation and phosphorylation occur at the same time by which energy is generated। कपलिंग फैक्टर किसको बोलेंगे? देखिए, कपल किसको बोलते हैं? जब कोई दो लोग साथ साथ आते हैं उसको कपल बोलते हैं। तो यहां पर भी क्या हो रहा है कि ऑक्सीडेशन और फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जब दोनों एक साथ होते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, आप लोगों को अच्छे से पता है कि कोई चीज इलेक्ट्रॉन गिव अप करती है तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑक्सीडेशन कहलाता है। और फॉस्फोराइलेशन अगर अपन देखें, एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देखिए ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉन का गिव अप होता है, फॉस्फोराइलेशन होता है एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का जुड़ना। जब ये दोनों काम एक साथ होते हैं तो एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और ये करता कौन काम है? ये करता है F1 पार्टिकल। कौन करता है ये काम? F1 पार्टिकल करता है। तो एट द सेम टाइम बाय विच एनर्जी जनरेटेड, देखिए एग्जांपल ये लिखा है कि अपने पास में मान लीजिए एडीपी है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट के साथ में अगर उसका फॉस्फोराइलेशन हो जाए, इट मींस एडिशन ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट हो जाता है, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा एटीपी के अंदर, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के अंदर चेंज हो जाएगा। और एज यू नो दैट द एनर्जी करेंसी ऑफ आवर बॉडी इज नोन एज एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इस तरह से ये कपलिंग फैक्टर पार्टिकल काम करते हैं। इज इट क्लियर? नेक्स्ट अपन बात करेंगे किसके बारे में? वैक्यूल्स के बारे में, कि छोटा सा टॉपिक है, ये टॉपिक यहाँ पर आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बिल्कुल छोटा सा टॉपिक आज इसी के अंदर इंक्लूड कर देते हैं, वो है वैक्यूल। जो वैक्यूल प्लांट्स के अंदर होती है उसका एक छोटा सा ओवरव्यू भी अपन देख लेते हैं कि एक्चुअली वैक्यूल होती क्या है। इसके बारे में आप लोगों को प्लांट सेल के अंदर बता दिया गया है, लेकिन फिर भी एक या दो लाइन के अंदर हम उसको छोटा सा ब्रीफली अगर उसको देख लें तो वो ठीक रहेगा। So after mitochondria, we have next topic is vacuole. We know that the in plant cell vacuole is larger than the comparison of animal cell. और animal cell की अगर अपन बात करें, पहली बात तो ये एब्सेंट होती हैं, फिर भी अगर अपन देखें कि अगर प्रेजेंट होंगी भी तो बहुत छोटी होंगी। So next अगर अपन साइटोप्लाज्म की देखें तो ये प्रेजेंट क्या होती है? इन द साइटोप्लाज्म ए मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल इज प्रेजेंट नोन एज वैक्यूल। अगर हम कोई सेल लें, ये सेल है, इस सेल के अंदर अपन देखा कि ये प्लांट सेल है, तो इसके अंदर ये जो आपकी है ये एक मेम्ब्रेन से घिरी हुई
चीज है जिसको अपन क्या बोलते हैं, वैक्यूल बोलते हैं। ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। और मैं आप लोगों को मैंने बता रखा है कि ये इसके अंदर कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि ये चीज रहेगी, कुछ भी हो सकता है, जो चीज के अंदर रहेगी वही वैक्यूल इसका नाम पड़ जाएगा। जैसे फूड आ जाता है तो फूड वैक्यूल, वाटर आ जाता है तो वाटर वैक्यूल। ऐसे ही देखिए जैसे इन वैक्यूल वाटर, जूस, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट एंड अदर प्रोडक्ट व्हिच आर अनयूजफुल आर फिल्ड इन इट। जो प्रोडक्ट अनयूजफुल होते हैं सेल के लिए, है ना, वो चाहे कुछ भी हो, चाहे वाटर हो या एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट हो या कोई जूस हो, वो सारी चीजें किसके अंदर रहती हैं, उस वैक्यूल के अंदर स्टोर रहती हैं। ठीक है, अब बात आती है क्या कि वैक्यूल आर सिंपल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल एंड दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। ये देख रहे हैं ये आप, ये मेम्ब्रेन, दैट इज टोनोप्लास्ट। ये क्या है आपकी, टोनोप्लास्ट। तो इट मींस जो मेम्ब्रेन है आपकी किसकी, वैक्यूल की जो मेम्ब्रेन है, एक तो सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब केवल एक मेम्ब्रेन होती है। ये एक मेम्ब्रेन ही आपकी क्या कहलाती है, टोनोप्लास्ट। कौन सा, टोनोप्लास्ट उसको अपन कहते हैं। नेक्स्ट, प्लांट के अंदर अगर आप देखोगे तो 80 से 90% जो पार्ट है सेल का वो क्या होता है, इस टोनो, ये जो आपकी वैक्यूल है ये क्या करती है, कवर करती है। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था कि ये लगभग इतना पार्ट, बड़ा पार्ट कवर करती है। और इसी के कारण जो इसका न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है, ये कैसा होता है, पेरीफेरल होता है। कैसा, पेरीफेरल। पेरीफेरल मतलब साइड के अंदर इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, अमीबा के अंदर देखें तो एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल जैसे अपनी मसल्स होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए ये अपनी मसल्स हैं, तो ये अब ये अपन ने लिखा था ये कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं, ये अपन लिख रहे हैं यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं और ये रिलैक्स पोजीशन हो गई। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब हो गया कि इसका सिकुड़ जाना, ठीक है, और फिर वापस सही हो जाना। तो कॉन्ट्रैक्शन का मतलब ऐसे हो गया, कोई चीज सिकुड़ जाती है, कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उसके अंदर। तो एक्सक्रीशन करने के लिए अमीबा के अंदर क्या होती है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल बनती है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का मतलब हो गया कि वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करती है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल ये करती है कि सिकुड़ जाती है ना। जब सिकुड़ेगी तो अंदर से क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, तो प्रेशर जनरेट होगा वॉल के ऊपर। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये सिकुड़ेगा तो प्रेशर जनरेट होगा ना वॉल के ऊपर, वो क्या हो जाएगा, एक्सक्रीशन उसका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर अपन प्रोटिस्टा की बात करें, जो प्रोटिस्ट होते हैं, तो फूड वैक्यूल इज नेसेसरी टू एंगल्फिंग द फूड। एंगल्फिंग का मतलब होता है अंदर निगल लेना, अंदर खा जाना, है ना। तो प्रोटिस्टा के अंदर क्या होती है, फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है। और वो बहुत जरूरी भी इसलिए है क्योंकि वो फूड को एंगल्फ मतलब अंदर निगलने में क्या करती है, सहायता करती है। तो ये वैक्यूल के बारे में कुछ छोटा सा, बहुत छोटा सा टॉपिक है अपना वैक्यूल। तो इसके बारे में अपन ने आज इसी के साथ माइटोकॉन्ड्रिया के साथ भी बात कर ली कि वैक्यूल्स क्या होती हैं, कहाँ प्रेजेंट होती हैं। तो आज के टॉपिक में हमने देखा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया का रिप्रेजेंटेशन, डायग्रामेटिकल व्यू, और वैक्यूल का जो डायग्राम था वो अपन ने आप लोगों को पहले प्लांट सेल के अंदर बता दिया था। आज इसके छोटे से ओवरव्यू के अंदर इसके पढ़ने फंक्शंस के बारे में अपन ने क्या कर लिया, पढ़ लिया। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया एंड वैक्यूल। बाय बाय, हैव अ गुड डे।